गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक वेव में हमें पढ़ना था साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे पढ़ लिए थे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। साउंड वेव तो it is a longitudinal wave in which medium particle oscillate parallel to the direction of sound propagation. ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, अभी इसको लिखेंगे बाद में दूसरे को, पहले ऐसे समझिए कि ट्रांसवर्स के केस में, लिखिए मत, देखिए इधर, ट्रांसवर्स के केस में जो मीडियम पार्टिकल था वह वाई एक्सिस में ऑक्सीलेट करता था और ये एक्स एक्सिस में मूव करता था, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूवमेंट होता था। यहाँ पर क्या है, अब मीडियम पार्टिकल का जो ऑक्सीलेशन है वह पैरेलल होगा, और पैरेलल है तो देखिए कैसे, इसको कैसे हम प्रोजेक्ट करके समझेंगे। देखिए, तो जो पार्टिकल देखिए यहाँ पे है, तो पैरेलल का मतलब क्या है, ये ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता है, तो और वेव भी इधर ही प्रोपागेट कर रहा है और मीडियम पार्टिकल भी ऐसे ऑक्सीलेट करता है। तो जो पार्टिकल का मूवमेंट ट्रांसवर्स में ऐसे हम मेजर करते थे, इस लोकेशन से जो ऊपर की तरफ, यही हम, यदि ये आगे जाएगा पॉजिटिव वेव के डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देंगे, और अपोजिट जाएगा तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसको। तो जैसे समझिए इधर, तो ये पॉजिटिव है, ये सारे के सारे एक तरीके से समझे कि सबका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको आगे कैसे मेजर करेंगे, कहेंगे ये जो लोकेशन है ऐसे ऐसे, हम ऐसे समझिए जैसे चाप खींचते हैं ना, वही इसी तरीके से ऐसे लेके आएंगे, तो इसका लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट होगा, यानी ये दूरी होगी, यानी ये मीडियम पार्टिकल ऊपर नहीं बल्कि ऐसे। उसी तरीके से हर एक मीडियम पार्टिकल का इधर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए, तो ये वाला आगे नहीं, यहाँ पे आके मेजर होगा, यहाँ से यहाँ। उसी तरीके से ये वाला कुछ इधर होगा, और ये वाला और इधर होगा, ये वाला इधर होगा। और जरा निगेटिव वाले के देखिए, तो जो पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे उसका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इस पोजीशन से वह पीछे की तरफ इधर आएंगे, इधर। तो कुछ ऐसे मेजर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऑल अबाउट देखें तो ये इस पूरे लूप में हाफ ऑफ द लूप सबका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो ये आगे की तरफ, तो ये इधर आएंगे पार्टिकल, और इसका नेगेटिव यानी यहाँ से इस पोजीशन से पीछे की तरफ। उसी तरीके से इस लूप का किधर होगा, तो कहेंगे आगे की तरफ यानी इधर, और इसका पीछे की तरफ, तो यानी यहाँ पे मीडियम पार्टिकल ज़्यादा ऐसे कंप्रेस हो जाएंगे। उसी तरीके से ये वाले इधर की तरफ, ये वाले पीछे की तरफ। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल जब ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करते हैं, लुक लाइक दिस, तो एक जगह पे यह इकट्ठा होता है, ऐसे कहते हैं कंप्रेस होते हैं, फिर रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। तो ये देखिए पॉइंट है रेयर फ्रैक्शन, और ये जो पोजीशन है, जैसे इसको O P Q
RSTU। तो ये हो गया रेयर फ्रैक्शन, ये हो गया P कंप्रेशन। फिर देखिए ये वाला पॉइंट, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, यह अल्टरनेटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलता जाता। तो दूसरा पॉइंट मैं यही कहना चाह रहा था कि साउंड प्रोपागेटेड बाय कंप्रेशन and rare fraction of the medium particle। बताइए कुछ समझ में आ रहा है? कंप्रेशन यानी हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यानी साउंड इज जस्ट लाइक ए प्रेशर डिफरेंस बिहेवियर पे बेस्ड होता है। प्रेशर डिफरेंस वेरी करता जाएगा। साउंड किसका प्रेशर डिफरेंस वेरी करेगा? तो कहेंगे मीडियम का, जिस मीडियम में साउंड प्रोपागेट कर रहा है। लिखिए इसको। तो साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड कैन बी प्रोपागेटेड बाय कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। चलिए डायग्राम भी बना लीजिए। ओके, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दिस इज v इज इक्वल टू अंडर रूट E बाई रो। यही आता है रिजल्ट। E इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, and rho is the density of medium। किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? जिस मीडियम में साउंड प्रोपागेट करेगा उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे यदि हम बात करें फॉर सॉलिड, तो सॉलिड मीडियम में जैसे एक आयरन रॉड है, उसमें यदि हम हैमर करें उस पर, तो एक साउंड प्रोपागेट करता है इनसाइड द सॉलिड, और इस फ्लूइड मीडियम में उस साउंड हैमर करने से एक साउंड और डेवलप होगा जो कि इस एयर में प्रोपागेट करेगा और एक उस सॉलिड में प्रोपागेट करेगा। तो सॉलिड की यदि बात करें तो देखिए यहां पे लिखते हैं v इज इक्वल टू ई, को यहां पे लिख देते हैं यंग मॉडुलस बाई रो। क्योंकि y यहां पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका, तो कहेंगे सॉलिड का यंग्स मॉडुलस, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के केस में ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं। यंग मॉडुलस दिया होगा स्टील का, आयरन का, कॉपर का, जो भी है,
और उसका डेंसिटी दिया होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं, डायरेक्ट पुट किया, ई हमारा वाई बन जाता है और रो। ठीक, कंडीशंस क्रिएट होते हैं फॉर फ्लूइड मीडिया, फॉर फ्लूइड मीडिया। तो फ्लूइड मीडिया के लिए या फ्लूइड मीडियम के लिए ई को हम बल्क मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं और V बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट बी बाई रो, चूंकि B इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस और रो is the density of मीडियम या फ्लूइड। ठीक है, सॉरी, जरा देखिए, नोट पॉइंट लिख लेंगे। आप लोग टारगेट बैच में हैं या 11th वाले यदि इसमें जो कोई पढ़ रहे होंगे तो वो भी देखेंगे। हम जो फार्मूला भी पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे हम लोग। y इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, ध्यान रखिएगा इसको। और बल्क मॉडुलस बराबर होता है डेल्टा पी एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी, और यहां पे लगाते हैं माइनस। ये फार्मूला है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टारगेट वाले स्टूडेंट को ये सारी याद होंगी क्योंकि ये फार्मूला है। तो बल्क मॉडुलस इन केस ऑफ फ्लूइड मीडिया या लिक्विड हो या एयर हो उसके लिए बल्क मॉडुलस, और सॉलिड के केस में ये इतना लिखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ साउंड प्रोपागेशन। देखिए, चूंकि एयर केस में या फ्लूइड मीडिया में फॉर फ्लूइड V इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो, और बल्क मॉडुलस देखो जो होता है B, यह डिपेंड करता है, यह एक थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर है। थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर यानी डिपेंड ऑन, इसका मतलब है डिपेंड ऑन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसके बदलने से एयर का या लिक्विड का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदलने से बल्क मॉडुलस बदल जाता है, इसीलिए इसको हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कहते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन, साउंड प्रोपागेशन in fluid is
A isothermal process is an isothermal process. एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस यानी पीवी बराबर कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो देखिए पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू 0। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखे हैं आप लोग, तो यहां से हम लिख सकते हैं पीडीवी इज इक्वल टू माइनस वीडीपी। देखते जाइए, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन लिखा जा रहा है। तो पीडीवी इज इक्वल टू माइनस वीडीपी, तो इसको P बराबर माइनस वीडीपी बाई डीवी, डीवी से डिवाइड कर दिया। अब P इज इक्वल टू क्या होगा, तो P इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन इस, ये जो देखिए इसको ऐसे क्या मैं लिख सकता हूं, V को डिवाइड कर दिया तो ऊपर ही चला जाएगा, तो dV बाई V। ठीक, अब यहां से देखिए बल्क मॉडुलस यही होता है dP यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस। तो दिस इज द बल्क मॉडुलस। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यानी जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है वह प्रेशर के बराबर हो जाती है जब आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं। तो एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन भी है, इफ ए प्रोसेस इज आइसोथर्मल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B, तो B बराबर P होता है। नाउ V बराबर अंडर रूट B बाई रो इज इक्वल टू अंडर रूट P बाई रो अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब इसको चेक करते हैं। यदि इसको चेक किया गया, देखिए एयर के केस में तो प्रेशर ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 पास्कल एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 होता है लगभग, या 1.3 लिख सकते हैं इसको। 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब ये वैल्यू जब पुट किया गया तो देखा गया यहां पे जो वैल्यू आ रही है 280 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ रही है इसके अप्रॉक्स, और ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वह आती है 330-333 मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है 280 मीटर पर सेकेंड, लगभग 50 मीटर 53 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस बताने लगा। तो जो इनका थ्योरेटिकल रिजल्ट था वह एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से या रियल मॉड्यूल पे नहीं आ पाया, इसलिए ये न्यूटन्स फार्मूला फेल हो गया, ये फेल हो गया। तो इसको इसलिए पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि इसी में थोड़ा सा चेंज करते हुए लैपलास ने करेक्ट किया, इसको बोलते हैं लैपलास करेक्शन इन न्यूटन्स फार्मूला, और वह करेक्शन करके इसको आइसोथर्मल ना कहकर उन्होंने कह दिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, और जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट दोनों हर जगह से मैच होने लगे, तो कहा गया कि हाँ इट कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए, फिर लैपलास करेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
ओके, तो लैप्लास करेक्शन इन न्यूटन्स फार्मूला, तो हमने देखा कि साउंड जो है कंटिन्यूअस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन करता है। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दौरान जब प्रेशर बढ़ता है किसी रीजन में, तो एक स्मॉल वेरिएशन से बढ़ता या घटता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जब हम, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, तो साउंड प्रोपागेशन की वजह से होगा क्या बेटा कि देखिए, जैसे यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे कुछ रीजन में कहीं पे प्रेशर वेरिएशन हो रहा होगा जहाँ जहाँ साउंड प्रोपागेट कर रहा होगा। इसका आप रियल एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा स्पीकर होता है, देखते हो डीजे वाले जो होते हैं, तो उनके पास जो बहुत बड़ा स्पीकर्स होता है उसके सामने भी खड़ा हुई है, तो जब जब साउंड क्रिएट होता है तो आप महसूस करते होंगे कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में, उसके जस्ट नज़दीक। दूर पे तो नहीं समझ में आता है, पर उसके पास में तो समझ में आने लगता है कि नहीं है? क्या? ड्यू टू वाइब्रेशन या ड्यू टू कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन द प्रेशर एम्पलीट्यूड विल बी चेंजेस। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे लैप्लास करेक्शन की, तो है क्या कि लैप्लास करेक्शन के दौरान, तो इसमें उन्होंने बताया कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होने से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, वह टेम्परेचर वेरी करता है, और बहुत ही फास्ट रेट से वेरी करता है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट से वेरी करता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो समझिए कि जिस रीजन से साउंड प्रोपागेट कर रहा है, ड्यू टू दिस एनर्जी, दिस टू साउंड एनर्जी, ठीक है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होने से यहाँ पे मीडियम का टेम्परेचर वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है मतलब क्या? यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यानी बदलता चला जाएगा ड्यू टू एनर्जी सप्लाइड बाई द साउंड सोर्स विच इज माई माउथ। है ऐसा नहीं कि जैसे इस समय टेम्परेचर मान लीजिए 25-30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बोलने से टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज होगा, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट चेंज होगा। तो ये परफेक्ट, क्योंकि यही जो स्मॉल वेरिएशन है उसी वजह से यह चेंज आएगा 53 मीटर पर सेकंड से। ठीक, तो न्यूटन ने का जो फार्मूला है वह कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है ड्यू टू साउंड प्रोपागेशन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो लैप्लास ने कहा कि जब टेम्परेचर वेरी करता है ड्यू टू कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन विथ वेरी फास्ट रेट, फास्ट रेट मतलब क्या? तेजी से, फटाफट चेंज होता है, और इसलिए यह आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, बट ऑल ओवर एनर्जी ऑफ द मीडियम इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, ना हीट देगा ना लेगा। देन व्हाट वी कैन राइट हियर, अकॉर्डिंग टू लैप्लास साउंड प्रोपागेशन is an adiabatic process. ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस यानी पीवी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करिए जरा इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, और हमें बल्क मॉडुलस बताइए, बल्क मॉडुलस बराबर क्या आएगा। चलिए, तो जैसे हम आइसोथर्मल केस में बल्क मॉडुलस निकाले हैं, वैसे ही इस केस में निकाल के बताइए।
माइनस बी बाई आर। आर क्या है जी? आर, अच्छा इसको आर की तरह समझ रहे हैं आप, ऐसे है, गामा है। गामा पी, गामा पी। अच्छा चलिए डिफरेंशिएट करते, पहले को छोड़िए दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, गामा और फिर कितना होगा, v के पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी बाई डी टी, ये हो गया, प्लस v के पावर गामा इंटू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से आप v के पावर गामा माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, डिवाइड बाई v टू द पावर गामा माइनस 1 इन बोथ साइड। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, p गामा, v के पावर गामा माइनस 1 कैंसिल होगा तो ये बचेगा बच्चों डी वी बाई डी टी, प्लस ये v के पावर गामा से v माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यदि हम dt ना लिखे, dt को उधर भेज दें तो भी 0 ही होगा, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे। अब p गामा डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, डी वी से डिवाइड करिए, p गामा इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी, और इसको लिखा जा सकता है माइनस वी डी पी माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई डी वी, और यही है आपका बल्क मॉडुलस, यानी बल्क मॉडुलस इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस बराबर पी गामा। तो ये क्वेश्चन एक थर्मोडायनेमिक्स का भी क्वेश्चन हो गया कि पी, यदि हम कहें कि पी बी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी बल्क मॉडुलस, तो कहेंगे बी बराबर हो जाएगा 2p। ठीक है, पी भी के पावर 1/2 है तो बताइए कितना होगा, तो कहेंगे b बराबर p बाई 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये तो आया अकॉर्डिंग टू लैप्लास। अब देखते हैं यह रियल रिजल्ट से किस तरीके से मैच होता है। तो v बराबर अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाई रो, और बल्क मॉडुलस बराबर अब हम लिखेंगे p गामा या गामा p बाई रो। नाउ देखिए फॉर एयर गामा इज इक्वल टू होता है गैसियस मिक्सचर के लिए, एयर के लिए 1.4 एंड p बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल ही लेते हैं, एंड रो इज इक्वल टू 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ओके, जब ये कंसीडर करते हैं तो ये आती है वैल्यू लगभग 333 मीटर पर सेकेंड, और यह वैल्यू रियल वैल्यू के या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के नजदीक आ जाती है, और हम कहते हैं ये वैल्यू करेक्ट है। और ऐसा नहीं एयर के केस में नहीं, इंडिविजुअल यदि गैसेस की बात करें, ऑक्सीजन कोई भी लिया जाए अलग से उसमें चेक किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अलग से अलग चेक किया गया तो देखा गया ऐसा नहीं कि एयर से मैच कर गया तो उसको एक्सेप्ट मान लिया गया कि एक्सेप्टेड है। अलग अलग गैसेस में इंडिविजुअल गैसेस को लिया गया और तब भी देखा गया इसमें साउंड प्रोपागेशन। तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों रिजल्ट सेम आया, इसलिए अब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, लिखिए इसको अब। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखिए
अब v बराबर जो फार्मूला अब हम याद रखेंगे इसको, v बराबर अंडर रूट बी बाई रो इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो। अब रुकेंगे, इज इक्वल टू, देखिए मैं लिख रहा हूं अंडर रूट, एक वैल्यू और लिखूंगा, पहले उससे पहले देखिए, यदि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है तो P बराबर लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यू P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। तो P बाई रो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर टी बाई एम, और यदि यहां पे हम रिप्लेस करें P बाई रो की वैल्यू तो देखिए मैं लिखूंगा गामा आर टी बाई एम। ये देखिए, तो ये V की तीनों ही वैल्यू हैं, एक फॉर्म कन्वर्ट होता गया, याद रखना इसको। तो साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये होगा, और ट्रांसवर्स में या स्ट्रिंग वेव में अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टी इज द टेंशन, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, तो हम कहेंगे फॉर ए गैस V, और इसको रिलेशन को देखिए, V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो यहां से गामा आर टी बाई एम, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी लिख सकते हैं हम लोग। एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर द रेशियो V1 बाई V2 यदि लिखें, V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2। ध्यान रखेंगे टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन में होना चाहिए। ये तो एक ही गैस की बात हो गई कि एक ही गैस में साउंड की वेलोसिटी अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा और किसके प्रोपोर्शनल होता है। बट इन डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, डायरेक्ट इस रिलेशन को देखिए तो हम डायरेक्ट क्या लिखें, V1 बाई V2 इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। तो यहां से गामा, देखिए गामा अलग होगा सबके लिए, टेम्परेचर अलग होगा, मोलर मास अलग होगा, आर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए अंडर रूट गामा 1 M2 T1 अपॉन गामा 2 M1 T2, ये आएगा रेशियो। तो इन दोनों पॉइंट के बारे में ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देखा कि ये जो है कांस्टेंट होता है, अरे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टी के। तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वेव वेलोसिटी, यहां पे साउंड वेलोसिटी की बात हो रही है, इज ऑल्सो कांस्टेंट। क्योंकि यदि टी कांस्टेंट कर दें तो गामा आर बाई एम की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी किसी भी गैस के लिए, तो यह पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वेव वेलोसिटी आल्सो कांस्टेंट, साउंड वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। अच्छा, यदि इस फार्मूले में देखें तो प्रेशर बदलेंगे और डेंसिटी बदलेंगे तब भी नहीं होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे, कहेंगे हाँ, इस रिलेशन से देखेंगे, ध्यान दीजिए, इस ये जो थर्ड स्टेटमेंट, इस रिलेशन चेक करेंगे। यदि टेम्परेचर यदि कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर यदि हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब P बाई रो का रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। तो हम कहेंगे इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वेव वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट एंड नो इफेक्ट on it due to variation of pressure and density of fluid
साउंड की वेलोसिटी पे प्रेशर और डेंसिटी के वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए मैं स्टेटमेंट क्या लिखा हूं, दोबारा पढ़ देता हूं। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वेव वेलोसिटी, या ब्रैकेट में लिख देते हैं साउंड वेलोसिटी is also constant and no effect on it due to variation of pressure and density on fluid, density of fluid। और किस रिलेशन से, तो हमने कहा कि इस रिलेशन से हमने इसको डिस्क्राइब किया है कि P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई M। ठीक है, लिखिए इसे। ओके, सभी लोग लिख लिए। तो चलिए अब इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की बात हम लोग कर लेते हैं कि ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बताइए हमें। प्रेशर का तो हम लोग उधर वहीं पे देख लिए, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट देख लेते हैं। पिछले पेज में प्रेशर इफेक्ट देख लिए, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होता है। तो देखो ड्राई एयर, इसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझते हैं तो इसका डेंसिटी होता है 1.3 kg पर मीटर क्यूब, और यदि मॉइस्चर आ जाता है तो डेंसिटी होती है लगभग 0.8 kg पर मीटर क्यूब। तो V बराबर होता है अंडर रूट गामा P बाई रो। तो डेंसिटी देखिए ड्राई एयर में डेंसिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर में कम होती है। तो V इन मॉइस्चर ऑलवेज ग्रेटर देन V इन ड्राई एयर। बस इतना ही ध्यान रखना है, बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पे बेस्ड थोड़ा क्वेश्चंस किया जाए। इफेक्ट ऑफ विंड। अच्छा, इफेक्ट ऑफ विंड क्या है? तो ये देखिए
रिलेटिविटी थ्योरी पे है, रिलेटिव मोशन थ्योरी पे है। जैसे एयर इधर फ्लो हो रही है और इसकी वेलोसिटी है va, और यहां पे देखिए साउंड सोर्स है बच्चों, इसका स्पीड है vs और इधर जा रहा है, और एक पर्सन है इधर, ये देखिए है ठीक। तो इसको इसके रिस्पेक्ट में साउंड इसको कितने स्पीड से अप्रोच करेगा, तो कहेंगे v इज इक्वल टू va प्लस vs। हो गया। इफेक्ट ऑफ विंड, हवा की वजह से, तो ए विंड लिखे हैं तो एयर ना लिख के w लिख लीजिए, vw। ठीक। यदि यही ऐसे कंडीशन होता, एयर ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए सुंदर सी ठंडी हवा बह रही है और साउंड सोर्स इधर है और पर्सन आपका इधर है, और ये आप vw ये है विंड की वेलोसिटी, ये vs है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू, तो कहेंगे vs माइनस vw। बस यही था। बोलिए समझ में आया ये? तो चलिए डायग्राम बनाइए तो जल्दी से ये। तो इसको V इफेक्टिव भी कह सकते हैं, V इफेक्टिव, इसको भी V इफेक्टिव लिख सकते हैं। चलिए करिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्वेश्चन में कह रहा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर कितने से बढ़ेगा? करिए। करिए करिए, सबका आना चाहिए आंसर। मुझे देखना है सबसे पहले जवाब कौन देता है।
336 से सृष्टि का आंसर आया और इतना वेरिएशन के साथ। पहले देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो यहां से हम लोग लिखते हैं v1/v2 इज इक्वल टू रूट T1/T2। तो इसको देखो टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, तो हमने कहा है T2 मान लिया बाद वाला 273 केल्विन, उस समय V2 है आपका 332, किसी को भी ले सकते हैं, हमने इसको ले लिया मीटर पर सेकंड। तो V1/V2 इज इक्वल टू ये अंडर रूट T1/T2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखिए V1 इज इक्वल टू V2 रूट T1/T2। अच्छा, V1 इज इक्वल टू V2 यानी कितना 332 अंडर रूट T1/T2, T2 इज 273, ऐसे समझिए। यहां तक समझ में आया? 333 मीटर पर सेकंड गलत है, परसेंटेज तो पूछा ही नहीं है। क्या परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी पूछा है कि कोई परसेंटेज में आंसर दे रहे हैं? यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ। V1 इज इक्वल टू 332 इंटू T1/273। अब टेम्परेचर को बढ़ाया गया कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो बढ़ा दो। तो V1 इज इक्वल टू 332 अंडर रूट 1 से बढ़ाया था, T1 केल्विन में रखना है, तो 273 से यदि 1 बढ़ाओगे तो 274 होगा। तो क्या T1 बराबर 273 प्लस T लिख दें, और T डिग्री सेल्सियस में होगा और ऑल ओवर केल्विन में आएगा। ध्यान देना, ये जो मैं लिख रहा हूं थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए T1 बराबर 273 प्लस T, यदि 1 से बड़ा है तो 273 से 274 हो जाएगा, T बराबर 1। यदि 2 से बड़ा है तो T बराबर 2 रख देंगे। 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है तो 273 प्लस 3 कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट होता चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 273 प्लस जितने से बढ़ाए हैं, ठीक है, हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए हमें। अब V1 इज इक्वल टू, देखो जनरल रिजल्ट पे जा रहे हैं, T बराबर 1 पुट करेंगे आंसर आएगा, बट T का जनरल केस कितने से बड़ा है, 1 2 3 4 सबके लिए। तो इसको अंडर रूट में है तो इसको पावर में यदि लिखा जाए तो पावर में 1/2 करके लिखते हैं, और इसको लिखेंगे 1 प्लस T/273। क्या इसको ऐसे सही है? बताइए, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? 1 प्लस T/273 होल टू द पावर 1/2। ठीक, अब T बराबर 1, ये 273, तो देखो अब हम यूज करेंगे 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। ये लिखते हैं कब इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये स्टेटमेंट बायनोमियल वाला है, थर्मल एक्सपेंशन में इसका यूज हम लोग खूब किए थे। तो जरा बताइए हमें कि क्या यहां पे T/273 हमारा x है, और ये 1 से बहुत छोटा भी है। बायनोमियल लगा रहे हैं हम। V1 इज इक्वल टू 332 1 प्लस nx, n बराबर 1/2 इंटू x
x देखिए कितना है, तो T/273। बोलिए, यहां 332 जो लिख रहे थे उसको हम V1 भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे, कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू पुट करें। जनरलाइज फॉर्म निकालना है तो V1 लिख सकते थे, अरे V2, यहां पे V1 नहीं, यहां पे V2। बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है तो बताए, नहीं तो अन्यथा थंब दिखाया मैं, अब थंब करके V1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। V1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें दोनों में होगा मल्टीप्लाई, और इधर V2 से इधर भेज देंगे तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 इंटू T डिवाइड बाई 2 इंटू 273। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी या इंक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो टेम्परेचर 1 से बढ़ा है, तो बताइए देखिए कितना होगा ये। तो V1 फाइनल है V1 और V2 है इनिशियल हमारा, तो V2 की अब वैल्यू पुट करिए, तो V2 है आपका 332, ये T टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है, तो 1 से बढ़ा है, डिवाइड बाई 2 इंटू 273 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बता दीजिए कितना होगा, बता दीजिए कितना होगा। यदि 2 डिग्री सेल्सियस से कहेंगे तब भी ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस से कहेंगे तब भी T बराबर 3 पुट कर देंगे। यह फार्मूला तब तक यूज करते रहेंगे जब तक जो बाइनोमियल लगाए हम लोग 1 प्लस एक्स के पावर n और 1 प्लस एन एक्स लिखे हैं उसको, जब तक x यानी T अपान 273 की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, T की चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करिए, T अपान 273 की वैल्यू यदि 1 से यदि छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, तब तक यह रिजल्ट सही होगा। ऐसा नहीं कि T बराबर हम लिख दें 273, ये 273 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे तब कितना होगा, तब यह फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि तब लगाते हैं जब 1 से बहुत छोटा होगा तब। हाँ, तो 0.60 नहीं 0.6 और कुछ आएगा, ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए अभिषेक। 0.608। ओके, यदि मैं इसी क्वेश्चन में कहूं कि आप हमें परसेंटेज चेंज बताइए तो क्या करेंगे? यदि डेल्टा V तो आप निकाल लिए, तो परसेंटेज चेंज यदि पूछूं तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 करेंगे आप, है कि नहीं? तो देखिए, तो ये आपका डेल्टा V सॉरी, तो डेल्टा V बाई V करेंगे आप, तो V से ये डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए ये 332 नहीं आएगा, नीचे चलाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/2 इंटू 276 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग SW पे लगाइए। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर केरोसिन when it is subjected to an extra pressure of 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Given pk is equal to this, find the kerosene। करिए तो, इसको जरा सोचिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं।
फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। देखिए आपको फार्मूला मैं लिख देता हूं, आप लोग करके आइएगा। डेल्टा V बाई V डेल्टा P एक्स्ट्रा इज इक्वल टू होता है आपका बल्क मॉडुलस, ओके। और V बराबर हमने पढ़ा है अंडर रूट B बाई रो। इन्हीं फार्मूले का यूज होगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और इन दोनों का यूज करके हम निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम तो डेल्टा V आपसे पूछा हुआ, ठीक। करके आइएगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। और आप लोग थोड़ा लाउडनेस पढ़ के आइएगा कि लाउडनेस, आप लोग ये टारगेट के स्टूडेंट्स हैं तो लाउडनेस पहले पढ़े होंगे। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर क्या होता है, और लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होता है, ठीक है। करके आइएगा आप इसको। चलिए कल काम करेंगे इसके आगे। थैंक यू।